आप जानते हैं अगर जंगल ख़त्म हो जाएं तो इंसान कुछ ही सालों में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आज मैं आपको ये चैप्टर इतनी आसान भाषा में समझाऊंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 12 वन हमारी जीवन रेखा, यानी कि 7th क्लास ये जो फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन के बारे में पूरी जो कंप्लीट समरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम जानें तो विज्ञान वन जो होते हैं, वन की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो वन जो होते हैं वो दो प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। एक तो वन यानी कि वितान जिनको कि कोनोपी कहा जाता है, दूसरे होते हैं अधोवितान जिनको कि अंडर स्टोरी कहा जाता है। वितान क्या होते हैं कि जो वो ऊंचे वृक्ष जिनकी जो शाखाएं कौन सी, ये वाली जो शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये शाखाएं जो कम ऊंचाई वाले पौधे, कम ऊंचाई वाले कौन से, ये वाले, इनके लिए यानी कि जो कम ऊंचाई वाले पौधे हैं इनके लिए किसका काम कर रही हैं, ये छत का काम कर रही हैं। तो इनको क्या कहेंगे, यानी कि ये जो है बड़ी वाली ये वितान कहलाएंगी। यानी कि ऐसे वृक्षों की शाखाएं जो कम ऊंचाई वाले पौधों पर छत की तरह काम करती हैं उनको वितान कहा जाता है। जबकि अधोवितान क्या होता है, अंडर स्टोरी क्या होती है, अंडर स्टोरी में वृक्षों के शिखर क्राउन जो क्षैतिज परतें बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर एक कैसे क्षैतिज परतें बनी हुई है, यहाँ पर ये थी, फिर उसके बाद ये एक परत बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। यानी कि लगातार जो पहले जो बड़े बड़े वृक्ष थे, फिर झाड़ियाँ वगैरह, घास, शाक, सब्जी, ये इस तरह से जो है ये क्या बनी हुई, ये एक तरीके से परतें बनी हुई हैं। इनको अधोवितान अंडर स्टोरी कहा जाता है। मतलब कोनोपी क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुकिंग लाइक अ रूफ ओवर शॉर्टर प्लांट्स। ओके, जबकि अंडर स्टोरी में ट्री क्राउन्स क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल layers like giant trees, then shrubs, then grass herbs. Okay. अब हम जानते हैं कि जो ह्यूमस और मृदा है इसके बारे में। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को देखें कि ये जो पूरा का पूरा हमें पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले जो है काफ़ी सारे वृक्ष वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद जो है मतलब जो छोटे छोटे जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाती हैं, उनका ह्यूमस बन जाता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमस, और जब ह्यूमस बन जाता है तो फिर उससे जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। अब ह्यूमस क्या होता है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतुओं को गहरे रंग के पदार्थ में बदलते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं, ह्यूमस वो होते हैं जो कि यानी कि ह्यूमस वो होते हैं जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीव जब मृत पादपों यानी कि ऐसे पादप जो मर जाते हैं और जंतुओं यानी कि जो जंतु भी मर जाते हैं, वो जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो वो गहरे रंग के पदार्थ के रूप में हमें मतलब दिखाई देते हैं, और वो जो मिट्टी का रंग होता है वो भी थोड़ा अजीब हो जाता है, तो इसको ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, इसका यानी कि अगर हम देखें तो माइक्रो ग्रेनिज्म कन्वर्टेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो ये मृदा मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बना देता है, यानी कि इट मेक्स द सॉइल हाईली फर्टाइल। ओके, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है, और काफ़ी फिर क्या होता है कि इससे कृषि भी अच्छी होती है। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें यानी कि इकोसिस्टम की बात करें तो इसके अंतर्गत एक हमें खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन देखने को मिलती है। फूड चेन में क्या होता है कि वन में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द ईच अदर, लाइक मेंढक जो घास है, घास, कीट, मेंढक, सर्प, गरुड़, यानी कि अगर हम देखें तो जो ग्रास होती है उसको इंसेक्ट जो है वो मतलब अपना भोजन बना लेते हैं, और इंसेक्ट को फ्रॉग बनाते हैं, फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को ईगल। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये घास है, ठीक है, वो जो घास होगी, ग्रास होगी, उसको कौन खाएगा, उसको जो है कीट जो होते हैं यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं वो उनको खा लेते हैं, जबकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको मेंढक खा लेते हैं। और मेंढक को कौन खाता है, मेंढक को खाते हैं सांप, और सांप को जो है यहाँ पर जो ईगल होती है, गरुड़ होते हैं, वो खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है इनकी खाद्य श्रृंखला चलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पोषक तत्व के चक्र किस तरीके से चलता है, यानी कि जो अपघटक होते हैं वो अगर हम देखें तो न्यूट्राइंट साइकिल यानी कि जो डिकम्सर्स होते हैं वो किस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं।
अब अगर हम बात करें अपघटक की, तो मृत शरीरों को ह्यूमस में बदलने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हीं को अपघटक कहा जाता है। यानी कि जितने भी मृत शरीर होते हैं, जैसे क्या अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी मृत शरीर होंगे उनको ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीव, वो जो छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, जब किसी भी मृत शरीर को छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो ह्यूमस में बदल देते हैं तो उसी को अपघटक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका ये कार्य होता है, ये वन में पोषक तत्वों को चक्र को बनाए रखते हैं। यानी कि पोषक तत्वों का जो चक्र है वो यहाँ पर बना रहता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो माइक्रो organism that convert dead bodies into humus functions किस तरीके से काम करते हैं, तो दे मेंटेन द न्यूट्राइंट साइकिल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यानी कि जो न्यूट्रिशंस का जो सिस्टम होता है वो एकदम यहाँ पर बना रहता है इनसे। जैसे कि अगर हम देखें तो जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास कोई पत्ती है, पत्ती पर जो है छोटे छोटे जीव होंगे, ठीक है, फिर वो जो छोटे छोटे जीव होंगे वो यहाँ पर जो मिट्टी होगी वहाँ पर मतलब गिर जाएंगे, वहाँ पर मर जाएंगे। मरने के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी है वो मतलब जो उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव होंगे फिर यहाँ पर मर जाएंगे। मरने के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी, जब उपजाऊ होगी तो अच्छी पत्तियाँ आएंगी, फिर जब अच्छी पत्तियाँ आएंगी तो फिर उस पर जो है जो छोटे छोटे जीव फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर इस तरीके से जो पूरा का पूरा ये चक्र है, पूरा साइकिल जो है यहाँ पर चलता रहता है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि वन जो होते हैं उनको हरे फेफड़े कहा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर वनों को ही हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो देखो, जो वन होते हैं उनको ग्रीन लंग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतर्गत पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है बाहर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है वो अपने अंदर मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जितनी भी हमारा जो पूरा वायुमंडल है, हमारा जो आसपास का वातावरण है, जितनी भी उसके अंतर्गत एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, जितने भी मानव वगैरह होते हैं, मतलब जितना भी मानव या फिर जितने भी जीव होते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जैसे ही वो सारे के सारे जीव, चाहे वो मानव हो या फिर और भी जो जीव जंतु होते हैं, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो हमारे वायुमंडल में आ जाती है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा नहीं हो पाती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर संतुलित मात्रा में रहती है। और फिर उसके बाद ये जब ऑक्सीजन निकालते हैं तो फिर हम ऑक्सीजन उसको लेते हैं, ठीक है, हम भी लेते हैं और जो जीव होते हैं वो भी उस ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा चक्र यहाँ पर चलता रहता है और इसी वजह से इनको जो है वनों के हरे फेफड़े कहा जाता है। यानी कि प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के टाइम पर ये वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि दे मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि जो जल शोधक होते हैं उनको, मतलब जो जल शोधक होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो यानी कि जो वाटर प्यूरीफायर है वो कैसे काम करता है, तो वर्षा जल को सोख कर भूजल स्तर बढ़ाते हैं। यानी कि जो जल शोधक होते हैं वो वर्षा का जो जल, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये क्या है, मिट्टी क्या है, इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है। मिट्टी जो होती है, मृदा जो होती है, वो वर्षा का जल, जैसे बारिश होगी तो उसको अपने अंदर, उस जल को जो है अपने अंदर ग्रहण कर लेगी, यानी कि जो ग्राउंड वाटर फिर उसका बढ़ा लेगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो चित्र है ये हमारी जो पृथ्वी है ऊपर का हिस्सा है, फिर उसके बाद थोड़ी मिट्टी, उसके बाद हमारी पृथ्वी के अंदर भूमि का जल पाया जाता है, यानी कि भूजल पाया जाता है जिसको कि हम पीते हैं। ठीक है, अब जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद जब मिट्टी होगी तो फिर इस पानी को जो है ये अंदर जाएगी, पृथ्वी के अंदर जाने के बाद ये जो भूजल है इसका स्तर बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर यहाँ पर बढ़ जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड वाटर का जो स्तर है यहाँ पर बढ़ेगा तो फिर हमारे लिए जो पानी है वो भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन अगर हम जैसे अभी फ़िलहाल में देख पा रहे हैं कि लगातार जो ज़मीन है वो पक्की होती जा रही है और जो वर्षा होती है उसका पानी यूँ ही बह जाता है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से जो है ऐसा कहा जाता है कि जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर महत्वपूर्ण है। जितना हो सके मिट्टी को जो है बचा कर रखना चाहिए, अपने आसपास का जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत मिट्टी का ज़रूर छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो
जो मृदा अपरदन से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव जड़ों द्वारा मिट्टी को मजबूती से बांध कर बहने से रोकती है। यानी कि अगर हम देखें तो जो मिट्टी होती है, पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ अगर हमारे पास होंगे जितनी, देखो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जब हमारे पास पेड़ होंगे तो हमें ऑक्सीजन तो यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो ग्रहण कर लेंगे, यानी कि हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। जब हमारा वातावरण अच्छा रहेगा तो फिर हमारी जो भी जितनी भी फल सब्जियाँ वगैरह होती हैं वो अच्छी होंगी, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी बेटर होगी। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो ये इनकी जड़ें होती हैं ना पेड़ों की, वो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो पेड़ों की जड़ मिट्टी को बहने नहीं देती, यानी कि मिट्टी को जो है अपने अंदर बांध करके रखती हैं, जिससे कि मृदा का अपरदन कम होता है और जो वायु प्रदूषण है वो भी कम होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो वाटर प्योरीफायर है वो ऑब्जर्व रेन वाटर एंड हेल्प मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल एंड अगर हम देखें तो प्रिवेंटन सॉइल इरोजन जो होता है उसको भी यहाँ पर किस तरीके से उसका जो है यहाँ पर बचाव किया जाता है। द रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वॉशिंग अवे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विनाश के परिणाम है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वृक्ष वगैरह होते हैं अगर उनका विनाश होता है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास आसपास के पेड़ हैं अगर वो लगातार कटते रहेंगे उसका बहुत बड़ा हमें जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। क्या क्या नुकसान होंगे इसके, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी। तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। देखो कैसे होगी तापमान में वृद्धि, जब हमारा जो वातावरण है, जब सारे जो जीव जंतु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। जब पेड़ होंगे ही नहीं तो हमें ऑक्सीजन देगा कौन, यानी कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। और जब पेड़ नहीं होंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, हम क्योंकि जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने वाला ही कोई नहीं होगा, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में फैल जाएगी। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा हमारा वातावरण क्या होगा, गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। यानी कि एक तरीके से जो हमारा तापमान है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है पूरा उसका जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी। टेम्परेचर राइज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, यानी कि अगर हम फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी फिर उसके बाद जितनी भी हमारी बर्फ़ की, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसका ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर, यानी कि इधर वाला ऊपर वाला जो भाग है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ऊपर, और यहाँ पर ध्रुव वाला जो भाग है वहाँ पर बर्फ़ होती है। और जैसे ही हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि तापमान में वृद्धि हो जाएगी, तो फिर वो जो बर्फ़ होता है, जितने भी बर्फ़ के पहाड़ वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पर बहना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो पिघलना शुरू हो जाएंगे बर्फ़ के पहाड़। यानी कि क्योंकि हम देखते हैं कि जो जैसे हिमालय पर्वत है उसके ऊपर जो है मतलब बर्फ़ होता है, या फिर और भी जितने भी मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर बर्फ़ होती है, फिर वहाँ से जो है नदियाँ हमें मतलब दिखाई देती हैं, नदियाँ बहती हैं, फिर उन नदियों का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसी वजह से हमारा जो पानी है वो भी अच्छा रहता है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर सारा का सारा बर्फ़ जो होगा अगर एक बारी में बह जाएगा, सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एकदम से तेज़ी से यहाँ पर बर्फ़ पिघलने लगेगी, तो जो नदियाँ हैं उनमें बहुत सारा पानी आएगा। जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, फ्लड्स आ जाएगा। जल अवशोषण कम होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। लेस वाटर एब्सॉर्प्शन इंक्रीजेस फ्लड रिस्क। ओके, फिर उसके बाद जब यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी तो फिर जो लोगों के घर होंगे, उनका जो आवास होगा, जहाँ पर वो रहते होंगे, उनके आवास भी यहाँ पर, उनके जो घर होंगे वो भी उजड़ जाएंगे, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बह जाएंगे, और जो बहुत सारा जो यहाँ पर नुकसान हमें देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी कि आवास का नुकसान होगा, वन्य जीवों के घर छिन जाएंगे, और जितने भी जो वन्य जीव होते हैं, इंसान होते हैं, उनके भी घर छिन जाते हैं। जैसे हमने अभी फ़िलहाल में पंजाब में देखा था कि वहाँ पर उनके जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बह गए थे, और काफ़ी सारे उनके जो जानवर होते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो भी वहाँ पर बह गए थे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। इनके डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस फॉर वाइल्ड लाइफ, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो पेड़ हैं वो हमें अपने आसपास लगाने चाहिए। अब हम देख लेते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बाकी आपको ये मतलब कैसा लगा ये आपकी ये वीडियो, वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो व्हाट आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस, यानी कि जितने भी ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कि जो मृत शरीर होते हैं उनको ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो इनको जो है यहाँ पर अपघटक यानी कि जो डिकम्प्रेसर है उसको यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं छत की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। वन में जो वन होते हैं उनके जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष ऊंचे वाले हमने अभी देखे थे, तो जो ऊंची वाली जो शाखाएं होती हैं जो कि छोटे पेड़ों के लिए किसका काम करती हैं, छत का काम करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको वितान यानी कि कोनोपी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, नहीं यहाँ पर पूछा है। तो देखो वन हमें कहाँ से प्राप्त, वो जो गोंद होती है वो भी वन से प्राप्त होती है, और इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें जो है गोंद कहाँ से प्राप्त होगी, जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से। प्लाईवुड जो होता है यानी कि जो लकड़ी होती है उससे बाद में प्लाईवुड बनाया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें वन से ही प्राप्त होता है। सील करने की जो लाख होती है यानी कि जो सीलिंग बॉक्स होती है वो भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। और यहाँ पर पूछा कौन नहीं है, तो देखो मिट्टी का तेल, इसका आंसर होगा डी, केरोसिन जो होता है। केरोसिन हमें कैसे प्राप्त होता है कि जो जितने भी मतलब ह्यूमस होता है, ह्यूमस से जो है मतलब जो फिर ह्यूमस बनता है, फिर वहाँ से जो है पेट्रोलियम निकलता है, फिर उसके बाद जो है मिट्टी का तेल वगैरह यानी कि कच्चा तेल निकल के पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं यानी कि ह्यूमस से एक तरह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, यानी कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स बिकॉज दे बैलेंस विच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वे वायुमंडल में कौन सी गैसों का संतुलन बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, अभी के अभी आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जिनको पता है वेरी गुड, यानी कि जिनको पता है ये सारी चीज़ें, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनका आंसर उन्होंने अपना लिख दिया होगा, और जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इसका आंसर है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसका जो संतुलन है वो इसको यहाँ पर सही से बना करके रखते हैं, यानी कि बी ऑप्शन होगा इसका। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है, यानी कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन डेड प्लांट्स इज। तो इसका आंसर है यानी कि जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं फिर वो मर जाते हैं, मरने के बाद उनके पास उनकी जो है क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद एक उत्पाद बनता है जिसको कि ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। तो देखो घास सांप खाता है, क्या सांप को कीट खा जाता है, क्या कीट को, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये है मेंढक, क्या मेंढक को कीट खा जाते हैं छोटे छोटे, मेंढक को क्या कीट खा जाते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कीट को मेंढक खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा कीट को मेंढक खाते हैं, मेंढक को क्या घास खा जाती है, घास तो कुछ भी नहीं खाती है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। इसके अलावा घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाते हैं, और मेंढक को सांप खाते हैं। ये इसका ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट होगा, करेक्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वन नष्ट हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जब जैसे ही वन नष्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। ऑप्शन हमारा होगा इसका सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।